आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बियॉन्ड कनेक्टिविटी की। जी हां, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने नेबरहुड फर्स्ट को हमेशा अहमियत दी है और इस लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सबसे मजबूत पिलर है। और कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद भी हमारे आपसी रिश्तों की मजबूती में कोई कमी नहीं आई है। और हाल ही में इंडिया बांग्लादेश के बीच वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश दवाओं में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में और डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कोविड टीके के क्षेत्र में भी दोनों मुल्कों के बीच में अच्छा कॉर्पोरेशन है और इस सिलसिले में भारत बांग्लादेश की जरूरतें पूरी करेगा। तो हमारे लिए कितना अहम है भारत और बांग्लादेश का इस तरह का ताल्लुकात होना और इससे आगे क्या और उम्मीदें बढ़ती हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। IDSA के सीनियर रिसर्च फेलो राजीव नयन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, वेलकम टू द स्टूडियो। हम आप दोनों ही मेहमानों का खैर मकदम करते हैं और अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन रीजन या फिर नेबरहुड पॉलिसी की, लेकिन अगर हम इसको वर्ल्ड सिनेरियो में देखते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में देखते हैं, तब हमारी जो पॉलिसी है जो कि लुक ईस्ट की हुआ करती थी और वो एक्ट ईस्ट में जो तब्दील हो चुकी है, उसमें उस वर्ल्ड ऑर्डर में बांग्लादेश कहाँ फिट होता है और कितनी इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए, अगर आप देखते हैं कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में देखते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जब लुक ईस्ट पॉलिसी थी तो नरसिंह राव जी ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जोड़ा था और उसमें दो जो महत्वपूर्ण पहलू थे जो लुक ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बना सकते थे, वो एक बांग्लादेश था और एक नॉर्थ ईस्ट था। तो जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में इसका नया नाम दिया गया तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के विकास को साथ ही साथ बांग्लादेश के विकास को जोड़ दिया गया, यानी कि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए लिंचपिन स्टेट हो गया, एक इम्पॉर्टेंट स्टेट हो गया। लेकिन मैं एक बात पहले कहना चाहता हूं कि ये पहले आप डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव में देखिए, फिर आप रीजनल पर्सपेक्टिव में देखिए, फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखिए। डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव में बात बराबर है कि बांग्लादेश में जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पोलराइज्ड है। एक को लीड करती हैं BNP और जो इस्लामिक फोर्सेज उनको सपोर्ट करती हैं, दूसरी को लीड करती है अवामी लीग जिसको सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज लीड करती है। जब वहाँ पर अवामी लीग की सरकार रहती है या अवामी लीग समर्थित सरकार रहती है, तब भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे होते हैं और एक प्रोग्रेसिव, एक डेमोक्रेटिक फोर्सेज, एक स्टेबिलिटी आती है। जब वहाँ पे BNP इस्लामिक ताकतों से समर्थित सरकार होती है, तब भारत से हट के BNP या तो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र और पाकिस्तान से या चाइना से जोड़ने की कोशिश करती हैं, तब हमारे यहाँ पे सुरक्षा की समस्या पैदा होती है। तो इस बात को देखना होगा कि हम एक डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्स को बरकरार बांग्लादेश में कर पाएं, तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की पॉलिसी है, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है ऑलमोस्ट। उसमें हम फेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं, लगभग 3000 किलोमीटर का फेंसिंग हम कर चुके हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर के लगभग रिवराइन बॉर्डर है जहां पे पिलर आप फिक्स नहीं कर सकते। तो जो इस तरीके का पोरस बॉर्डर है उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण थ्रेट उभर के आती हैं। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग। आर्म्स की बात की 2004 में जब BNP की सरकार थी तो इतना बड़ा जो चित्तौड़गंज यूरिया फर्टिलाइजर कंपनी है उसमें इतना बड़ा ह्यूज आर्म्स कंसाइनमेंट पकड़ा गया और वो सारा आर्म्स बांग्लादेश के थ्रू भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें सप्लाई हो रहा था। और उसी वक्त उल्फा और जो वहाँ के जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उन्होंने बांग्लादेश में अच्छे खासे बेस बना रखे थे। जब अवामी लीग सत्ता में आई तब उनको क्लीन कर दिया गया और हमारा जो फेंसिंग और जो बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसको मजबूत किया गया। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से आप देखते हैं तो बांग्लादेश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं
चाहे हमको अब कनेक्टिविटी की बात आती है कि हम त्रिपुरा में जाना चाहते हैं कोलकाता से, अब अगर आप लैंड रूट से जाएंगे तो आपको लगभग 1600 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमको बांग्लादेश ट्रांजिट दे देता है तो वही हमारा डिस्टेंस 700 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि कितना कम डिस्टेंस हो जाता है। दूसरा कि अगर त्रिपुरा से हमको कोई पोर्ट यूज़ करना है, अगर बांग्लादेश हमको चिटागंज और मोंगला पोर्ट, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वी हैव क्रॉस दैट लाइन, बांग्लादेश ने हमको अलाउ किया हुआ है, हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ का चिटागंज पोर्ट और मोंगला पोर्ट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि अब हम डेवलपमेंट में कि जो बांग्लादेश के पास में जो एक कहते हैं जिसको हम कहेंगे रिसोर्स शेयरिंग फॉर्मूला, कि जो बांग्लादेश के पास रिसोर्सेज है वो भारत के विकास के लिए काम आएंगे, और जो भारत के पास में रिसोर्सेज हैं वो बांग्लादेश के विकास में काम आएंगे। उसमें हमने एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम, लगभग 2200 मेगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने बांग्लादेश इंडिया मैत्री पाइपलाइन जोड़ा है, जो कि नुमालीगढ़ से बांग्लाबंधा तक जोड़ रहे। तो एनर्जी सेक्टर में हम बांग्लादेश को पूरा, हमने रामपाल जहाँ उनका थर्मल पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने में मदद किया है। तीसरा कि जो 2 हमने LNG टर्मिनल्स भी बनाने की बात की है, यानी कि एनर्जी सेक्टर में भारत रेसिप्रोकेट कर रहा है तो बांग्लादेश हमको कनेक्टिविटी, और नॉर्थ ईस्ट अभी जो सबमिट हुआ वर्चुअल सबमिट, उसमें शेख हसीना जी ने क्या कहा कि आप हमको अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जोड़िए, हम भी आपके साथ में होके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में जुड़ना चाहते थे। यानी कि आप सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही हमने बहुत कुछ मामलों में बहुत लीनियंट एक रुख अख्तियार किया है, यानी कि बांग्लादेश के जो प्रोडक्शंस हैं उसको हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया हुआ है। 2011 का जो हम साप्टा के अंतर्गत 2011 में हमने लगभग बांग्लादेश की सारी वस्तुओं को ड्यूटी फ्री एक्सेस हमने दे दिया। बांग्लादेश ने भी अभी लेटेस्ट रेसिप्रोकेट किया कि राइस में हमको ड्यूटी फ्री दे दी गई। तो एक ये एक जो अंडरस्टैंडिंग जो दोनों देशों के बीच में आ रही है, इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि हम जो इथोज में विश्वास करते हैं, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सेकुलर इथोज में, वहाँ की जो आज की सत्ता है वो भी उन्हीं इथोज में विश्वास करती है, उन्हीं वैल्यूज़ में विश्वास करती है, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट और ताकतें मजबूत होती है, जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर के साथ कोलैबोरेट करती है और आर्म्स डील करती है या दूसरे पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल करती है, तो भारत के लिए एक नया एक खतरा पैदा होता है। तो कुल मिला के जो भारत की विदेश नीति बांग्लादेश के प्रति या बांग्लादेश की विदेश नीति भारत के प्रति दोनों सामंजस्य बना हुआ है। एक पॉइंट में महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, बांग्लादेश बहुत स्मार्ट है इस मामले में। वो सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सपोर्ट्स के लिए इंडिया और US और वेस्टर्न पावर्स को की तरफ इंक्लाइंड बहुत कुछ है, लेकिन वो जो चाइना को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है, और जब जितना मैक्सिमम वहाँ से इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट अपना लेके आ रहा है। कई जगह ऐसा सेंसिटिव जोन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो कि भारत को अनकंफर्टेबल भी रहता है। लेकिन बांग्लादेश तालमेल बना के एक बैलेंस्ड अप्रोच करके चाइना के साथ भी संबंध बनाए हुए हैं इकोनॉमिक सेक्टर में, लेकिन भारत और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध। वेरी गुड फॉर एवरी और एनी कंट्री। लेकिन आपसे सर मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो स्मार्टनेस सिर्फ और सिर्फ कि अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ से वो लेकर आए और बेटरमेंट अपने किस एरियाज़ में करे, कनेक्टिविटी के लिहाज से जो वो करना चाह रहा है, जिस तरीके से थाईलैंड म्यांमार के साथ वो शामिल होकर इंडिया के साथ एक कनेक्टिविटी करना चाहता है, वो उसके लिहाज से कितना इम्पॉर्टेंट है, या अगर वो होता है तो फिर दोनों के रिलेशन में किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, जैसा अभी आपने बात कही, बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड म्यांमार भी उसमें शामिल है। ये चारों देश एक नए युग की कहेंगे और एक नए समय की शुरुआत इसे आप मान सकते हैं। अभी उसमें एक समस्याएं हैं, ये नहीं कहेंगे पूर्ण हो गई हैं, लेकिन एक अलग दिशा में ले जा रही है सारे संबंध को, और पूरे क्षेत्रीय जो राजनीति है उससे भी, क्योंकि वह जा रहा है कि विकास के रास्ते में ले जा रहा है। जब भी आप बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में, और जब भी हम बात करते हैं एक्ट ईस्ट में, तो देखिए उसमें कई बातें होती हैं। उसमें संस्कृति भी है, उसमें सुरक्षा भी है, सब है, लेकिन मूलतः और जिसे कहेंगे प्रीडोमिनेंटली वो आर्थिक मामला रहता है, इकोनॉमिक मैटर्स रहता है कि आप एक विकास के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी लेकिन इसका डोमिनेंस रहता है। तो बांग्लादेश भारत के साथ मिलकर एक विकास की यात्रा तय करना चाहता है,
और देखो उनका माइक्रो क्रेडिट जो सिस्टम जितना सक्सेसफुल रहा, बैंकिंग जो हुआ, और जिस तरह से उनका एनजीओ सेक्टर जिसने इतनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो कई कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए मॉडल के रूप में बनता जा रहा है। और यही बात है, देखिए कभी समाचार पत्र आए, पाकिस्तान के एक समाचार पत्र में इमरान खान का वक्तव्य हुआ था जो पहले हम कभी देखने को नहीं मिलता था। वह था कि इस बार पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश दोनों से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। मतलब देखिए अब उनको बांग्लादेश भी एक, जब आर्थिक क्षेत्र की बात करते एक चुनौती के रूप में आने लग गया है, और जिस तरह से पूरे क्षेत्र की परिभाषा को वो एक अलग दिशा में ले जा रहा है, तो पाकिस्तान अब भारत के साथ साथ बांग्लादेश से भी थोड़ा सा डरना लग शुरू कर दिया है। कहीं उसका डोमिनेंस, उसकी जो इस क्षेत्र की आइडेंटिटी है, उसमें बांग्लादेश एक तरह से एक पाकिस्तान को नीचा न दिखा दिया हो, तो इस चलते काफ़ी वो भी चिंतित है। लेकिन हमारी जो बात है, हम उन्हें एक अपने सहयोगी के रूप में हर एक कनेक्टिविटी में उनको साथ लेके चल रहे। जैसे पहले 7 रेल या हुआ करते थे कनेक्शंस, उसमें कई ख़राब हो गए, 5 अभी हमने फिर से शुरुआत कर दी है, 2 आगे जाकर और ठीक ठाक होने की उस पर भी कार्य चल रहे हैं। तो हम सारे जितने जो डैमेज या कहे या इसे डैम्पेंड जिसे रुके हुए थे, उन्हें हमने फिर से रिवाइव किया है, जिससे कि हम आगे की ओर में साउथ ईस्ट एशिया कहे या एक्ट ईस्ट कहे, उसमें हमें मदद मिल सके और हम आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी बढ़त हासिल कर सके। जैसे साथ साथ बॉर्डर हाट्स की बात होती है, बॉर्डर हाट्स में भी पेरिसेबल गुड्स, बाकी सभी गुड्स रहते हैं, उनका व्यापार हो सके, तो इसकी भी हम बात करते हैं। वहाँ भी आपको कनेक्टिविटी हर समय हर तरह की बढ़ानी होगी। और जब अगर हम बात करते हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, उसे भी कहीं ना कहीं आपको बांग्लादेश, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो बांग्लादेश वहाँ भी आ रहा है। आप जब BBIN की बात किए तो वहाँ भी आपका बांग्लादेश वहाँ भी है। आप जो भी बात करें इस क्षेत्र में, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र में अगर आप बात करते हैं, तो बांग्लादेश को साथ लेके हम चल रहे हैं और बांग्लादेश भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर आगे चल रहा है। और हम जैसे पहले केवल जूट की बात होती थी, आज के दिन में देखिए टेक्सटाइल्स की कई बातें साझा हमने करने की बात की। अब CEO फोरम्स तक की बात हो रही है। अभी तक CEO फोरम की जब हम बात करते थे तो अमेरिका रहती थी, थोड़ा बहुत बाकी पाश्चात्य यूरोपियन देश की बात कर रहे हैं। आज आप CEO फोरम की बात आप बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, और CEO फोरम बांग्लादेश के साथ जब बात कर रहे हैं तो एशिया ही नहीं, ये आप बाकी देशों में जाएंगे, अगर आप जाएंगे अभी आप अमेरिका में, तो कई जगह मेड इन बांग्लादेश आपको मिलेगा। तो वहाँ पर भी दोनों किस तरह से साझा हम कार्य कर सकते हैं और उन्हें सहयोग दे सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आप छोटे बड़े अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी सूची बन जाएगी, जिस पर कि हमने उनके साथ कार्य करना शुरू किया है। बिल्कुल, हम ना सिर्फ साथ कर रहे हैं बल्कि इंडिविजुअली भी अगर संजय जी बांग्लादेश को देखें, उनकी GDP को देखें, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि उनको एक अच्छे और प्रगतिशील और विकासशील मुल्क के तौर पर हम देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक स्थिति बदली, पेंडेमिक जब कोविड-19 आया और उस पर हमने बात की है कि किस तरीके से हम वैक्सीनेशन, अपनी जो वैक्सीन हैं उनको उनके साथ साझा करने जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया का ये जो कनेक्ट है, ये जो बाकी हमारे और पड़ोसी मुल्क हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के ख़ास तौर से मुल्क हैं, इसमें इस एक पर्टिकुलर डायमेंशन का किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं रिलेशंस को लेकर या बाकी फैक्टर्स को लेकर? पहली बात तो मैं बांग्लादेश का जो आपने GDP की बात की, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए 2-3 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं बांग्लादेश के ग्रोथ में। अभी बांग्लादेश इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री। ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में इंडिकेशन है कि बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ, और वहाँ का लगभग पिछले एक दशक से 7.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है। उसमें 2-3 पहलू बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उस पहला कि जो रेमिटेंसेज हैं, लगभग $15.5 बिलियन एवरी ईयर उनके रेमिटेंसेज आ रहे हैं, कि उनके जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो लेबर फोर्सेज हैं, दे आर इन्वॉल्व इन गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, दे आर सेंडिंग मनी टू बैक होम। एक बहुत बड़ा योगदान है उनकी इकोनॉमिक। दूसरा कि जो उनकी जो फोर्सेज हैं, उनका UN सिक्योरिटी जो काउंसिल है, जो मिशंस हैं जो UN सिक्योरिटी के, उनमें उनका भी एक बहुत बड़ा
दो इम्पैक्ट हैं उसके। एक तो कि डेमोक्रेटिक इथोस को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ रेमिटेंसेज भी आ रहे हैं और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रेंड भी हो रहे हैं आप डेवलप कंट्रीज के साथ में काम करने से, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में। तीसरा जो फैक्टर है कि रेडीमेड गारमेंट है, लगभग 70% उनका जो ग्रोथ होता है वो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से उनका एक्सपोर्ट होता है। उनको कोटा फ्री एक्सेस है, अमेरिका कोटा फ्री एक्सेस दिया हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज में भी उनका अपना कोटा है। तो इस और भारत ने भी ड्यूटी फ्री एक्सेस किया हुआ है, लगभग चाइना ने भी 97% एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी फ्री किया हुआ है। तो वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा एक फैक्टर बना हुआ है। चौथी बात जो राजीव जी ने भी कही कि जो वहाँ का जो एनजीओ सेक्टर है उनका एक जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उसने पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा काम किया। जैसे माइक्रो क्रेडिट की बात कहें या आप ग्रामीण बैंक और ब्रैक की बात कहें, बहुत बड़ा। अब ये मॉडल्स हैं भारत में भी हम कोशिश कर रहे थे जो माइक्रो क्रेडिट का प्रोग्राम उसको सक्सेसफुल करें लेकिन वो उतना नहीं हो पाया जितना बांग्लादेश में रिजल्ट दिया। तो जो बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ उनको भी अट्रैक्ट कर रहा है अपने आप में, क्योंकि बांग्लादेश लगभग 16 करोड़ लोगों का एक मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। और वियतनाम है या मलेशिया है, वो मार्केट के रूप में बांग्लादेश को देख रहा है भारत के साथ साथ, तो एक अट्रैक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जैसे म्यांमार के साथ प्रॉब्लम आ गई बांग्लादेश की रोहिंग्या रिफ्यूजी को लेके, और वहाँ पर सबसे बड़ा जो गलती क्या हुआ कि चाइना एक अपने आप को लीडर प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली चाइना के पास ये सब करने के लिए उनका तो कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही रहता है कि नहीं, वी विल रिजॉल्व दिस इशू। वो स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए इस बात को ले रहे थे, लेकिन वो वाइबल नहीं था। भारत और बांग्लादेश इस बात पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एक रोहिंग्या इशू को भी रिजॉल्व कर रहे हैं। भारत ने इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रोहिंग्या क्राइसिस से उभरने के लिए दिया, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो इस इरिटेशन को खत्म करना पड़ेगा, दोनों देशों के बीच अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम और बांग्लादेश जो कि लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ जुड़ना चाहता है उसको हम आगे बढ़ा पाएं। और जब तक ये इरिटेशन रहेगा, प्रॉब्लम्स म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में रहेगी, तो थाईलैंड के साथ बांग्लादेश नहीं जुड़ेगा और बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में उसके साथ भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं तो ये भी जानना चाह रही हूँ कि हमारी दो देशों की जो पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी और बाकी आसपास में इस तरह की अगर स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई एश्योरेंस नहीं है। अगर हम वेस्ट में देखते हैं तो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर उस तरह की ड्राइव्स हैं या वहाँ से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हमारे और भी तो मुल्क हैं आसपास में, जिसमें पाकिस्तान भी है, म्यांमार भी है। चाइना इटसेल्फ क्या कर रहा है उसको लेकर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से शेयर नहीं की जाती है। तो वैसे में ये दो मुल्क जब इकट्ठा हैं और उस दिशा में भी आगे बढ़ जाएंगे तो इसका एक इम्पैक्ट भी क्या पड़ोस में होगा? मैं तो आपसे कहा कि दोनों ही देश फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत एडवांस्ड हैं, रिसर्च हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, डेजिग्नेटेड सेंटर्स हो गए हैं। और उसको जब मैंने आपसे कहा कि ये जो इंडिया की हेल्थ बांग्लादेश की हेल्थ से जुड़ी हुई है और उसके स्पिल ओवर इम्पैक्ट होता है, तो निश्चित रूप से जब सबमिट में ये बात क्लियर की गई कि हम आपके यहाँ पे भी इंश्योर करेंगे वैक्सीनेशन, तो निश्चित रूप से भारत में जो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं वो बांग्लादेश में भी हम एक्सटेंड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और राजीव जी, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन की बात नहीं है ना, जिसमें हम दवाई की तो बात कर ही सकते हैं, अलावा उसके डॉक्टर्स का जिस तरीके से कॉर्पोरेशन होने जा रहा है या टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से होने जा रहा है, इक्विपमेंट्स को लेकर जिस तरीके से हमारे पीएम ने एड्रेस किया है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एक इम्पैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और उसके बाद जब दोनों ही पीएम मिलते हैं और इस तरह की एश्योरेंस एक तरीके से हमारे पीएम की तरफ से दी जाती है, तो उसका एक क्या इम्पैक्ट देखेंगे? इसे हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश मिलकर इस पूरी भूगोल को, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय भूगोल को, एक नई दिशा देने जा रहे हैं। ईश्वर से बस प्रार्थना करते हैं कि शेख हसीना जैसा अप्रोच, चाहे बाद में दूसरे कोई भी आए, हम उनके जनतंत्र की हम सराहना करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनके बाद भी कोई आए तो इसी तरह की नीति को चलाते अगर रहते हैं, अगर चलाते रहते हैं तो देखिए हम तकनीकी क्षेत्र में साथ मिलकर जिस तरह से काम करना शुरू किया, जो बात प्रोफेसर भारद्वाज जी बार बार बोल रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जो ही इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ती है हर क्षेत्र में, ये बड़ा व्यापक एक जिस तरह से हमारा संबंध बन रहा है, अगर वह आगे बढ़ता है तो हम स्काई लिमिट
बस यही मैं कहूँगा। और उसके साथ जैसे अभी वैक्सीनेशन की बात नहीं, बाकी भी क्षेत्रों में हम साथ में कार्य कर सकते हैं। देखिए जो इंटेलेक्चुअल्स वहाँ का क्लास है वो बड़ा ही वाइब्रेंट और लॉजिकल। आपने वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी, आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस हो, पाकिस्तान की तरह वह आक्रामक नहीं रहता है, लेकिन बड़ा ही सकारात्मक रूप से वह एक योगदान देता है कि कैसे बढ़े। और ज्यों-ज्यों उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में डेवलपमेंट आता है, उनके कॉन्फिडेंस में डेवलपमेंट आता है, जैसे माइक्रो क्रेडिट की बात है, दुनिया भर उनके तरफ देख रहे हैं। तो पूरी एशिया ही नहीं, विश्व के व्यवस्था को एक नया दिशा में, एक नई आयाम देने में वो काफ़ी सक्षम हो गए और भारत उनका भागीदार रहेगा। भारत उनका भागीदार, देखिए अब कितने क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने वैक्सीन हेल्थ की बात की, उसमें हम संस्कृति और विज्ञान दोनों को हमने साथ जोड़ा है। अभी हमने परमाणु ऊर्जा की बात की, हमने स्पेस की बात की, हमने टेक्सटाइल, बाकी जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी आगे डिजास्टर मैनेजमेंट में भी देखिए हम साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दुनिया भर में हम काम, अभी इंडियन ओशन रिम का जो रीजन का जो क्षेत्र का जो उठ कर आ रहा है, वहाँ भी जो कई समस्याएं हो रही हैं उसमें हम साथ मिलकर कार्य करने जा रहे हैं। तो इन सब से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम एक नया पैराडाइम सेट करने जा रहे हैं, न केवल इस क्षेत्र के लिए, इस रीजनल सिक्योरिटी के लिए, रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए, वरन पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की जिसकी आप बात कर रही हैं। जी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपके तरफ से, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस तरह की कनेक्टिविटी की और हमने इसमें हर तरह की कनेक्टिविटी की बात की, लेकिन शुरुआत हमने की थी बियॉन्ड कनेक्टिविटी, तो ये रिलेशंस हम उस बियॉन्ड कनेक्टिविटी के भी हम देख सकते हैं ना? नहीं, इस देखो वो तो हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है, तभी से ही जो सांस्कृतिक जो जुड़ाव है और जिस तरीके से हम उसमें उस कड़ी में क्या हुआ है कि हम बियॉन्ड विद इन कनेक्टिविटी में भी हम चल रहे हैं कि हमने लगभग जो 1965 से पहले जो रेल लिंक थे उनको लगभग 7 में से हमने 5 को हम रिवाइव कर चुके हैं। अभी जो सबमिट हुआ है उसमें भी तो हम सारे जो हमारे चेक पोस्ट हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे की जनता को जो एक डिस्टेंस पैदा कर दिया गया था धर्म के आधार पे, एक सांस्कृतिक जो हमारी एक विरासत है उसको पुनर्जीवित करने में दोनों देश सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। खासकर जो हमारी प्रेजेंट लीडरशिप है उसके लिए दूरदर्शिता अपना के दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से भी कंक्लूडिंग रिमार्क बियॉन्ड कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि कनेक्टिविटी तो है ही, एग्जिस्टेंस है उसका, तो देखिए एक विषय जो हम छूट जा रहा है और वह है क्लाइमेट। देखिए अभी बात हो रही है, कई बार बात होती है कि चीन के साथ वो बड़ा ही सामंजस्य करता है, लेकिन भारत के साथ वो चीन के जो दुर्व्यवहार है उस पर भी वो चिंतित है। जैसे ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाने जो जा रहे हैं, उससे भारत और बांग्लादेश दोनों को समस्या होने जा रही है, तो दोनों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। और जो हम वर्ल्ड ऑर्डर की बार बार बात करते हैं उसमें यह भी काफ़ी उछलकर अब बात आती है। साथ साथ सुंदरबंस क्षेत्र की हम बात करते हैं, बाकी सब पर भी हम जो इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट सिक्योरिटी की बात करते हैं उस पर भी दोनों महसूस कर रहे हैं कि हमें साथ मिलकर काम करना है। जो एक नॉन ट्रेडिशनल जिसे सिक्योरिटी भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि हमारी सर्वाइवल का जो मुद्दा है उस पर हमें साथ आना होगा। और वो वहाँ पर हम दोनों से में पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बनकर आई है। तो हम आर्थिक से लेकर, जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, अब कनेक्टिविटी की बात हो ही रही है, साथ साथ हम बाकी क्षेत्रों में भी विज्ञान से लेकर शिक्षा, संस्कृति, सब में एक दूसरे से इतने अच्छे से जुड़ गए हैं कि हम देखिए आगे आने वाले 5 से 10 वर्षों में हम एशिया को नई दिशा देंगे, विश्व को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव नयन जी। म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल, बिल्कुल बिल्कुल, म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल। और राजीव नयन जी ने तो जिस तरह से बातचीत के दौरान कहा था कि स्काई इज़ द लिमिट, और इससे बढ़िया कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो नहीं सकते हैं। आप दोनों ही आए वक्त निकालकर स्टूडियो में, आपने बात की हमसे इस इम्पॉर्टेंट इशू को लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस स्टूडियो में आने के लिए। और हमारे दर्शकों से हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आप हमें ज़रूर बताएं। आप ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।